लास्ट क्लास में कुछ मेथड्स लिए थे क्वेश्चन बनाने का, हम सिमेट्री बता रहे थे। हम सिमेट्री में वापस आएंगे, उसके पहले एक तरीका है, उसको बोलते हैं डेल्टा स्टार या स्टार डेल्टा मेथड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा स्टार मेथड, डेल्टा स्टार कन्वर्जन। डेल्टा मतलब हुआ ट्रायंगल, स्टार मतलब हुआ ये वाई से। डेल्टा से स्टार कन्वर्जन कैसे करते हैं और इसका क्या फायदा होता है। ठीक है, इसका ये कहना है कि तुम्हारे पास मान लो एक ट्रायंगल है, इस तरह से कहीं भी कोई सेट ऑफ रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस यहां है, दूसरा यहां है और तीसरा यहां है। मान लो ये है R1, ये है R2 और ये है R3। इस ट्रायंगल की वजह से ये जो है सीरीज पैरेलल में नहीं हो पा रहा है। इस ट्रायंगल की वजह से ये सर्किट जो है सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये सीरीज पैरेलल में नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से ये सिंपल सीरीज पैरेलल नहीं हो पा रहा है। तो तुम इस ट्रायंगल को 3 रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो। कैसे? तुम क्या करो, इस ट्रायंगल का इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो, सपोज यू आर गिविंग इट अ नेम, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो ये जो O है ना, पॉइंट O, तुम चाहो तो यहां से यहां तक एक रेजिस्टेंस डाल दो, यहां तक, यहां से यहां तक एक रेजिस्टेंस डाल दो और यहां से यहां तक एक रेजिस्टेंस डाल दो और इन तीनों को हटा दो। तुम क्या करो, इन तीनों को, इस ट्रायंगल R1, R2, R3 को निकाल दो। उसके बदले यहां पर एक रेजिस्टेंस डाल दो नया, यहां एक और यहां एक। यहां वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, समझो, यहां वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, यह A, ये पॉइंट था B और ये पॉइंट था C। ठीक है, तो यहां जो रेजिस्टेंस आएगी उसकी वैल्यू जो है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, देखो यहां पे कौन कौन सा साइड इंटरसेक्ट कर रहा था, R1, R2, तो इसकी वैल्यू होगी R1, R2 बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां देखो इस कॉर्नर पे ये दो रेजिस्टेंस मीट कर रहे थे, इसकी वैल्यू हो जाएगी R2, R3 बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। इसकी वैल्यू देखो यहां पे ये जो है C वाला रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू होगी R1, R3 बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है इसका सेंट्रॉइड, ये है इसका सेंट्रॉइड O। इसको कह सकते हो RC, इसको कह सकते हो RA, इसको कह सकते हो RB। तुम इसे रिप्लेस कर दो, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। तुम इसे इसको रिप्लेस कर दो, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुमको कभी भी समझो, हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रायंगल को हम इस वाई शेप से रिप्लेस कर देंगे। हम इन तीनों रेजिस्टेंस को निकाल के एक नया सेट बना देंगे और डाल देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह से। क्या है? हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया इस तरह से। क्वेश्चन इज दैट ये एक अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। क्या है? अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, इस तरह से। देखो ये मान लो हमारा एक क्वेश्चन है इस तरह से, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। हमको A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है। हमको A और B के अक्रॉस जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है। मान लेते हैं इसकी वैल्यू है 20 और इसकी है, या मान लो इसकी है 5, 10, 5 और इसकी वैल्यू मान लेते हैं 5। देखो 5/10 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 10/5, ये बैलेंस नहीं है। हम यहाँ कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, हम यहाँ कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। हम यहाँ चाहें तो एक काम करते हैं, इसको भी 10 दे देते हैं। हमसे पूछा गया है इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, A और B के अक्रॉस कितनी होगी। तो देखो ये ना तो सीरीज में हो पा रहा ना पैरेलल में। देखो ये और ये पैरेलल में नहीं है, यहाँ एक चीज है, ये और ये पैरेलल, ये सीरीज पैरेलल से नहीं बनेगा। तुम्हें बस कौन सा मेथड है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड है, हम कर सकते हैं।
लेंदी जाएगा बट कर सकते हैं। हम इसका शॉर्टकट निकाल रहे हैं। हम इस ट्राइंगल को क्या कर रहे हैं, इस डेल्टा को हम स्टार से रिप्लेस कर रहे हैं। हम इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देते हैं, हम इसके सेंट्रॉइड से इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन, हम इन तीनों को निकाल के हम इस ट्राइंगल के बदले ये वाई शेप का एक चीज रिप्लेस कर रहे हैं। कैसे बनेगा देखो। तो हम क्या करेंगे, ए वही रहेगा, इसका नाम दे दो P, इसका नाम दे दो Q, इसका नाम दे दो O। तो देखो ए 5 और 10 वही रहेगा, हमारा 5 और 10 वही है, 5 और 10 वही है। हमको इस ट्राइंगल को, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल PQB, ट्राइंगल PQB को हम रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, हम ट्राइंगल PQB को रिप्लेस कर रहे हैं। तो क्या करेंगे बताओ, हम इसको क्या लिखेंगे, जो हम पहला यहां पर लेंगे। देखो ये जो ट्राइंगल था जिसको हम डॉटेड से दिखा रहे हैं, हम इस ट्राइंगल की जगह पे 3 रेसिस्टेंस डाल रहे हैं, एक यहां से यहां, एक यहां से यहां, एक यहां से यहां। 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 बाय 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, 10 इंटू 10 बाय 10 प्लस 10 प्लस 5, 4 ओम। गेटिंग? 10 इंटू 10 100 बाय टोटल सम 25, 100 बाय 25 इज 4। यहां क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, ये जो वैल्यू है 5 इंटू 10 बाय 5 प्लस 10 प्लस 10, 2 ओम। इसको क्या लिखोगे बताओ, इसको, ये जो है थर्ड वाला, ये वाला 10 इंटू 5 बाय 10 इंटू 10 प्लस 5 दैट इज 2 ओम। आ गया? ऊपर वाला कितना हो गया, 5 प्लस 4। अब देखो जैसे तुमने इसको रिप्लेस कर दिया, अब ये सर्किट बन गया नया। अब देखो 5 और 4 सीरीज में, 5 और 4 सीरीज में, ऊपर में 10 और 2 सीरीज में, आपस में पैरेलल, इसके साथ सीरीज में 5 प्लस 4 9, 10 प्लस 2 12, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा 9 इंटू 12 बाय 9 प्लस 12, दैट मीन्स इक्वल टू 72 बाय 21। तो 72 बाय 21 दैट इज इक्वल टू 72 बाय 108 बाय 21। 9 इंटू 12 बाय 9 प्लस 12 कितना हुआ वैल्यू बताओ, 9 इंटू 12 बाय 21। ओके ना, इसको कैंसिल कर दो, किससे, इसको कैंसिल कर दो 3 से, ये हो गया 7, 36 बाय 7, 36 बाय 7 प्लस 2, 36 बाय 7 प्लस 2, सो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 36 बाय 7 प्लस 2 एंड दैट इज 1450 बाय 7 ओम, 50 बाय 7 ओम। दिस इज योर आंसर। ठीक, अगर कभी क्वेश्चन इस टाइप से हो कि तुम्हारे पास 3 ट्राइंगल है या 5 ट्राइंगल है, तो क्या करना, जो ट्राइंगल सबसे मिड में है, जिसके बाद सिमेट्री, उसको रिप्लेस करना, क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन इस टाइप से है, किस टाइप से, क्वेश्चन समझ रहे हो क्या कर रहे हैं, नोट्स में, ये नोट्स में है, पेज नंबर 129 पे, जितना पढ़ा है सब नोट्स में, अभी तक जितना पढ़ा है सब नोट्स में लिखा हुआ है। ये देखो क्वेश्चन इस टाइप से है, कैसे, ऐसे, इसका निकालना रेजिस्टेंस, किसके, इसके बीच में, ए और बी के बीच में। वैल्यू कुछ भी दिया हो, जरूरी नहीं है कि सब इक्वल हो, वैल्यू कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ये 10 है, ये 5 है, ये मान लो ये भी 5 है मान लो, ठीक है, या ठीक है चलो 5 मान लो, या कुछ भी मान लो, मैं तो सिर्फ मेथड बता रहा हूँ। ये 20 है, ये मान लो कि 30 है, ये मान लो कि 40 है, ये मान लो कि 50 है। ए और बी के अक्रॉस इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या करोगे, एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, बट सबसे सिमेट्रिकल ट्राइंगल बीच में ये है। जो सबसे सिमेट्रिकल ट्राइंगल उसको रिप्लेस करो, यानी कि
इस ट्राइंगल को 5 10 और 5 वाला ट्राइंगल जो है इसको रिप्लेस कर दो इससे। किससे? इससे। 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 बाय कितना? 20, 2.5 ओम। ठीक, 5 इंटू 10 बाय 20, 2.5 ओम, और 5 इंटू 5 बाय 20, 1.25 ओम। ये तीनों निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया और ये निकल गया। सो दिस इज 2.5। ठीक है, हो सकता है कि मैं अगर ये दे देता 1.25 है, ठीक है, तो इसको मैं देता मान लो 7.5 और इसको मैं देता 8.25, कुछ भी जो भी है। अब इसको तुम कर सकते हो। अब तुम चाहो तो फिर से, अब तुम्हारा एक ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पे जो भी था, कितना दिए थे? 20 दिए थे ना, और यहाँ शायद 50 दिए थे। ये दोनों आ जाएगा सीरीज में, ये दोनों आ जाएगा सीरीज में, ये दोनों भी आ जाएगा सीरीज में। तो अब तुम्हारा क्या बन जाएगा? एक इस टाइप का बन जाएगा, ऐसे, फिर बनेगा ऐसे, फिर बनेगा ऐसे, फिर बनेगा ऐसे, और फिर बनेगा ऐसे। अब तुम ये समझ सकते हो, अगर हो रहा है सॉल्व तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें क्या करो? व्हीटस्टोन ब्रिज वो स्टार डेल्टा का मेथड लगा दो, तो फिर तुम्हारा बनता चला जाएगा। प्रैक्टिस करोगे या एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरीके से बनाओगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो समझ लेना R1 R2 जहां पे मीट कर रहा है, वहां जो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग लोगे, सेंट्रॉइड से ज्वाइन, उसको लोगे R1 R2 बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। दैट इज द मेथड ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, अब देखो, दूसरा चीज जो होता है उसको हम बोलते हैं, हम इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम। वी आर टेकिंग इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम या इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। वी आर टेकिंग इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम्स। तुम ये चीज देखे हुए हो पहले भी, ये जो चीज तुम पहले भी एक बार रेजिस्टेंस में देखे थे, और इसको कैपेसिटेंस में ले रहे हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज में ये तुम्हारे नोट्स में है, पेज 151 पे है। ठीक है, तो देखो, मान लो तुमसे हम ये पूछ रहे हैं, हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। मान लो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 ये है, ये क्या है भाई? ये इस तरह से है, ऐसे करके है, ये रेसिस्टेंस 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 है, गोइंग अप टू इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट लैडर है। ठीक है, ये इनफाइनाइट, ये है R, ये है 2R, ये है R, ये है 2R, ये है R, ये है 2R, लाइक दैट। ये इनफाइनाइट तक गया है। ठीक है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तुमसे पूछा गया है A और B के क्रॉस इसकी R इक्विवेलेंट कितनी होगी। तुमसे पूछा गया है A और B के क्रॉस इसकी R इक्विवेलेंट क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम समझते हैं कि हम अगर नेक्स्ट पॉइंट ढूंढना चाहते हैं जहां से आगे सर्किट वैसा ही दिखेगा, तो वो पॉइंट मेरे ख्याल से, वो पॉइंट मेरे ख्याल से यहां आएगा। देखो, यहां नहीं है, यहां पे आएगा कि या यहां पे आएगा? यहां पे आएगा। क्यों आएगा यहां पे? बिकॉज देखो, जो तुम यहां से देख रहे हो, यहां रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहां से अगर तुम उसको यहां से कट करोगे तो पहले तुमको रेजिस्टेंस मिलेगा, बट यहां पर रेजिस्टेंस है नहीं, तो ये होगा A डैश, ये होगा B डैश, होगा ना? ये होगा, क्योंकि यहां जब तुम चल रहे हो यहां वायर है, और यहां से चलोगे तो क्या होगा? पहले रेजिस्टेंस आ रहा है, तो कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट ये नहीं है, ये है A डैश और B डैश। यहां इसको काट दो, इस यहां से क्या करो? सर्किट को कट कर दो, तो इसके लेफ्ट के पोर्शन को डिलीट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि अगर तुम यहां खड़े होकर देखते तो तुमको जैसा सर्किट दिखता, और तुम इस यहां से इसको कट कर दो और तब यहां खड़े हो जाओ और इसके राइट देखो, तब भी तुमको सर्किट वैसा ही दिखेगा। इनफाइनाइट एलिमेंट में एक एलिमेंट घट जाने से कुछ नहीं होता है। इसका मतलब अगर A और B के क्रॉस रेजिस्टेंस X है,
तो a डैश और b डैश के लॉन्ग भी x ही होगा, ठीक है। इफ रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज x, रेजिस्टेंस अक्रॉस a डैश b डैश इज ऑल्सो x। सो इस केस में तुम्हारा जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, तुमने इस पूरे को रिप्लेस कर दिया किससे, x से। तो तुम्हारा सर्किट कैसा बनेगा, तुम्हारा सर्किट ये बनेगा, जो था उसको रखो और a डैश और b डैश के अक्रॉस क्या करो, लगा दो x। तो तुम ये करोगे, देखो तुम क्या करोगे, यहां से लोगे इस तरह, यहां से लोगे इस तरह, यहां से लोगे इस तरह, यहां से लोगे ये लोगे r, ये लोगे 2r, ये लोगे a, ये लोगे b। और अब a डैश और b डैश के अक्रॉस, a डैश और b डैश के अक्रॉस तुम एक रेजिस्टेंस डाल दो जिसकी वैल्यू x, ठीक। अब ये जो x तुमको दिख रहा है, अब इस पूरे का कॉम्बिनेशन का जब रेजिस्टेंस a और b के क्रॉस निकालोगे तो वो x ही आनी चाहिए। अब तुम अगर इस सर्किट का R अक्रॉस ए बी निकालोगे तो क्या आएगा, ये और ये सीरीज में है, हो जाएगा 2R प्लस एक्स इंटू एक्स, और इसके साथ क्या है, पैरेलल में 2R प्लस एक्स इंटू आर, 2R प्लस एक्स, ये पूरा हो गया 2R प्लस एक्स इंटू आर बाई 2R प्लस एक्स प्लस आर इज इक्वल टू, आर इक्विवेलेंट का मतलब है अगेन एक्स ही आना चाहिए, क्योंकि ए और बी के क्रॉस, ए डैश बी डैश के क्रॉस अगर एक्स था, ए बी के क्रॉस भी एक्स ही होगा। यहां से तुमको क्वाड्रेटिक मिलेगा, कैसा मिलेगा देखो, आएगा 2R स्क्वायर प्लस आर एक्स इज इक्वल टू 3R एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 2R एक्स माइनस 2R स्क्वायर इज 0। यहां से आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC, माइनस 4AC मीन्स 8R स्क्वायर बाई 2A। सो x वुड बिकम इक्वल टू, ये 12 है, 12 का रूट हो गया 2√3 सॉरी माइनस 2R प्लस माइनस 2√3R बाई 2। एक तो 2 कट गया, रेजिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकता है, रेजिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकता, तो यहां प्लस साइन लेना होगा। सो पॉजिटिव वैल्यू पॉसिबल इज √3 माइनस 1 इंटू आर, ठीक। व्हाट इज √3 माइनस 1 इंटू आर, ये तो तुम कर ही लोगे, ये तुम कर ही लोगे, ठीक। अब यहां दो चीजें समझो, और यही चीज कैपेसिटेंस में वैलिड था। ये कैपेसिटेंस अगर होता, ये C होता, ये 2C, ये C, ये 2C, ये C, ये 2C, तो यहां लिखते 1/x, बिकॉज R इक्विवेलेंट इज 1/C इक्विवेलेंट, C और R एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। 1/C इक्विवेलेंट इज √3 माइनस 1, सॉरी 1/√3 माइनस 1, 1/C। इस तरह करते, क्या करते, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लिखते, सॉरी √3 माइनस 1 इंटू 1/C, √3 माइनस 1 इंटू 1/C। तो यहां से आता C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C बाय √3 माइनस 1। न्यूमेरिकली इसको क्या करो, रेसिप्रोकल ले लो, दोनों जगह रेसिप्रोकल ले लो, देखेंगे उसको, अभी हम आएंगे उस पर, आरसी सर्किट पे जब जाएंगे तो बताएंगे। आर डैश, अब देखो यहां इनफाइनाइट, ये है इनफाइनाइट, क्या है, एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट यहां से यहां तक है, इसके लेफ्ट, एक यहां से यहां तक है, एक यहां से यहां तक है, एक यहां से यहां तक, इनफाइनाइट बारी रिपीट हो रहा है। और तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, किसी इनफाइनाइट सीरीज को हम किसी फाइनाइट नंबर के बाद टर्मिनेट करना चाहते हैं, किसी इनफाइनाइट सीरीज को हम 2 स्टेप, 2 लिंक या 3 लिंक या 4 लिंक के बाद टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो कितना रेजिस्टेंस डाल दें, कितना रेजिस्टेंस इसको हम एंड कर दिए, इनफाइनाइट तक जा रहा है, मान लो एक यूनिट हुआ, 2 यूनिट हुआ, हम क्या चाह रहे हैं,
हम चाह रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच में 2 यूनिट के बाद हम एक रेजिस्टेंस से इस पूरे को रिप्लेस करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं 2 यूनिट के बाद या 3 यूनिट के बाद एक रेजिस्टेंस यहां डाल दें, x या y डाल दें, so that the equivalent resistance remains unchanged. The question is, find the value of the resistance by which this series can be terminated after any number of link, so that the R equivalent across A and B is independent of the number of units before that link. वो यही आएगा, वो यही आएगा। क्यों? इसके बाद सबका R इक्विवेलेंट क्या था? X। तो अगर हम इस पूरे को X से रिप्लेस कर देते तो क्या होता? कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो X था ही ना। मान लो हम इसके बाद ना करते, हम इस यूनिट के बाद दो टर्म लेने के बाद, 2 जो है रिपीटिंग यूनिट लेने के बाद थर्ड से हम टर्मिनेट करते X से, तो भी वही आता, तो भी वही आता। सो इस X की एक खासियत होती है, इस R इक्विवेलेंट की एक खासियत होती है, once this is put after any number of repeated links, R equivalent is X independent of number of links। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम यहां सिर्फ x दे दो, एक भी यूनिट नहीं लो, सिर्फ a और b के क्रॉस क्या करो? x दे दो, तो कितना आएगा रेजिस्टेंस? इतना। तुम एक लो, a डैश और b डैश के क्रॉस x दे दो, रिजल्टेंट निकालो, आएगा यही। तुम a डबल डैश और b डबल डैश के क्रॉस x डाल दो, तब निकालो, तब भी यही आएगा। यानी कि इसको सॉल्व करने का एक और तरीका था। क्या तरीका था? 1 यूनिट लो, 2 यूनिट लो, क्या करो? 1 यूनिट लो, 2 यूनिट लो, दोनों को इक्वेट कर दो। वही तो हम किए हैं। हम यहाँ क्या किए हैं? a और b के अक्रॉस अगर लेते, अगर a और b के अक्रॉस लेते तो क्या लेते? x लेते। और अगर a डैश और b डैश के अक्रॉस लिए हैं तो भी x लिए हैं। तो हमने बेसिकली क्या किया है? a और b के अक्रॉस x, a और b के अक्रॉस x और a डैश b डैश के अक्रॉस ये, दोनों को इक्वेट कर दिया था। तो याद रखना, इसकी खासियत है। दूसरी खासियत क्या होती है समझो। पहली खासियत, अगर कभी भी किसी इनफाइनाइट सीरीज को फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म के बाद टर्मिनेट करना हो तो उसको इस R इक्विवेलेंट से टर्मिनेट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, यहां पर वोल्टेज एक पर्टिकुलर रेशियो में घटेगा हमेशा। समझो, अगर यहां पर वोल्टेज है 0, यहां वोल्टेज है V0, ठीक। जब यहां पर वोल्टेज है फिर कितना? 0 है, ये तो पूरा इक्विपोटेंशियल है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V0 है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V0/K है। कितना है? V0/K। K कोई नंबर है, 1 से बड़ा है, तो V0/K V0 से छोटा है। तो इसके बाद इसके बीच में होगा V0/K², उसके नेक्स्ट और इसके बीच होगा V0/K³। यानी एक जीपी जिसकी कांस्टेंट रेशियो लेस देन 1 है, उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये घटते जाता है। यहां V0, यहां V0/K मान लो। अब तुम चाहो तो इस V0/K को नया V0 मान सकते हो। अगर यहां से यहां चलने में पोटेंशियल घटा, V0/K हो गया, तो यहां से यहां चलने में V0/K से फिर डिवाइड हो जाएगा। तो V0/K पहले था प्लस K, V0/K² हो जाएगा। एक पर्टिकुलर रेशियो में घटेगा। ये मैटर नहीं करता यहाँ कितना वोल्टेज है, मैटर ये करता है यहां से यहां में जिस रेशियो से ड्रॉप हुआ है, वो अगर हम इसको हटा भी देते, अगर हम a डैश b डैश के लेफ्ट हटा भी देते, तो नया V0 क्या होता? नया V0 होता V0/K। और सेम चीज होता, अगर यहां से यहां जाने पे 1/K हुआ था, तो यहां से यहां जाने पे उसका 1/K ही होगा। वो हम K निकाल सकते हैं, हम वो K निकाल सकते हैं केस बाय केस, हम देखेंगे बाद में। कोई डाउट? दो चीजें, एक तो V0 GP में घटता है,
और घटते 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 इन्फिनिटी जाके कितना होगा, 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी जाके 0 होता है। दूसरा, अगर इसको टर्मिनेट करना हो कभी भी, तो जो आर इक्विवेलेंट ए और बी अक्रॉस है, चाहे एक रखो, चाहे एक लिंक रख के यहाँ रिप्लेस कर दो आर इक्विवेलेंट से, चाहे 2 लिंक रख के यहाँ कर दो, सब केस में आर इक्विवेलेंट सेम ही आएगा। ठीक है, अब देखो जैसे एसईओ में क्वेश्चन है, इरोडो में भी है, हम पहले थ्योरी बता रहे हैं, बाद में क्वेश्चन बताएंगे। तो तुम ये पहले भी किए हुए हो, और ये तुम उसी तरह से मान लो क्वेश्चन ये होता, क्या होता, यह ए, यह बी, यह 2r r 2r r 2r r। ठीक है, मैंने डेटा सेट नहीं किया है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, प्रोसेस एक ही है। तुमको प्रोसेस समझना, याद रखना, फिजिक्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको। इन फिजिक्स यू विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन वेरियस बुक्स, बट देयर आर वेरी फ्यू मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन चैप्टर में उंगलियों पे काउंट किए जा सकते हैं। अगर तुम्हें मेथड पता है तुम क्वेश्चन बना लोगे, क्वेश्चन पता है तो शायद तुम नहीं बना पाओगे। सो डू नॉट चेंज द क्वेश्चंस, चेंज द मेथड्स। मेथड पता है, कितना भी क्वेश्चन आएगा, कुछ भी अगर देखा हुआ क्वेश्चन है उस टाइप का तो बना लोगे। यही साइंस का प्रिंसिपल भी होता है। ठीक है, तो ये है ए और बी, तो इसमें हमको निकालना है। तो यहां पर ये ए डैश बी डैश नहीं होगा, ये ए डैश बी डैश नहीं होगा, क्योंकि जब ये यहां से इसको रिपीट, जब यहां से चले तो पहले रेसिस्टेंस था, तो ये होगा ए डैश बी डैश, ये होगा ए डैश और ये होगा बी डैश। हम कहेंगे इफ आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी इज एक्स, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए डैश बी डैश इज आल्सो एक्स। अब क्या करो, इसको यहां से कट कर लो, इस पूरे को एक्स से रिप्लेस कर दो। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट ए यहां पर, 2r यहां पर, r यहां पर, b यहां पर, यह है a डैश, यह है b डैश। इसके राइट में जितना भी था सब क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। और a और b के अक्रॉस भी क्या होना चाहिए, x ही होना चाहिए। नाउ r इक्विवेलेंट अक्रॉस a b कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा r इंटू एक्स बाय r प्लस एक्स, ये दोनों पैरेलल में है, r इंटू एक्स बाय r प्लस एक्स प्लस 2r, and that should be equal to x। यहां से आएगा r इंटू एक्स इज इक्वल टू r प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 2r। यहां से आएगा r इंटू एक्स इज इक्वल टू r इंटू एक्स माइनस 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx। यहां से आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वहीं रखते हैं माइनस, सो ये और ये तो कट गया आई थिंक, हाँ, r स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2r स्क्वायर इज 0। सो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 8r बाय 2 माइनस b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। तो 12 हो गया, तो दैट इज गोइंग टू बिकम 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 r बाय 2। ठीक है ना, सो 1 प्लस माइनस रूट 3r, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस 1 इंटू आर। सो यहां से आ जाएगा रूट 3, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, रूट 3 प्लस 1 इंटू आर। ठीक है, सो यू कैन गेट इट। यहां वही चीज होगा, इसको टर्मिनेट करना है तो इससे टर्मिनेट कर दो, किसी भी स्टेप के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका नंबर ऑफ सेक्शन कितना लिए हो टर्मिनेट करने से पहले उस पर डिपेंड नहीं करेगा आर इक्विवेलेंट क्या होगा। दूसरा, ये जीपी में घटेगा, ठीक है, ये जीपी में घटेगा। जैसे एक क्वेश्चन होता है
जैसे जीपी का एक क्वेश्चन जो है होता है इस तरह से कि मान लो, ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरह से होता है, मैंने कहीं कहीं देखा था, तो बता रहा हूँ कि जैसे मान लो एक इनफाइनाइट तुम्हारा ऐसे दे दे और ये कहें कि ये मान लो क्वेश्चन इस तरह से है कि ये इनफाइनाइट है, ठीक है, कह रहा है ये R1 है, ये R2 है, ये R1 है, R1 है, R1 है, ये R2 है, ये R2 है, ये R2 है, लाइक दैट। क्वेश्चन दिया हुआ है कि आफ्टर ईच सेक्शन वोल्टेज बिकम्स हाफ, आफ्टर ईच सेक्शन वोल्टेज बिकम्स हाफ, जो बताए थे के का वैल्यू 2 है, तो बताओ R1 और R2 का रेशियो कितना होगा। क्वेश्चन है आफ्टर ईच सेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स हाफ। हम इसको 1/3 भी दे सकते हैं, हम इसको 1/k भी दे सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स 1/k टाइम्स। तो क्या करेंगे, इसका मतलब अगर ये 0 वोल्ट पर है, ये V0 पर है, तो ये हो गया, तो जब दोबारा आओगे यहां पर समझो, अगर ये A था और ये B था, नेक्स्ट रिपीटिंग यूनिट कहां है, A' और B', यहां से कट कर सकते हो। तो कहता है यहां पर वोल्टेज हो गया V0/2 और यहां तो 0 था, तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, पहले था V0, अब कितना हो गया V0/2, यहां कितना हो गया V0/4। ठीक है, तुमको इसका R1 और R2 का रेशियो निकालना है, तो क्या करो, इस जंक्शन पे जंक्शन लॉ लगा दो, इस जंक्शन पे जंक्शन लॉ लगा दो। यहां 3 करंट आना चाहिए, एक यहां से यहां, एक यहां से यहां और एक यहां से यहां, तीनों का सम कितना होगा 0। एक यहां से यहां, एक यहां से यहां, एक यहां से यहां, तीनों का सम कर दो 0, तो तुम्हारा R1 R2 का रेशियो आ जाएगा, या कोई भी के दिया हो वो चला आएगा, क्योंकि यहाँ पे तब क्या करोगे V0/k V0/k²। तो यहाँ अगर तुम लगाओगे तो क्या लिखोगे, V0 माइनस V0/2 बाय R1, करंट आया, प्लस 0 माइनस V0/2 बाय R2, प्लस यहां से यहां तक देखो, हाई से लो हम ले रहे हैं, यहां से यहां कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही डायरेक्शन रखते हैं, V0/2 बाय R1, तीनों का सम कितना होगा 0। तो देखो V0/2 बाय R1 माइनस V0/2 बाय R2 माइनस V0/4 बाय R1 कितना 0। V0 तो कॉमन आगे कट गया, इसको मिला दो, कितना हो जाएगा V0/4 R1, सॉरी V0 तो कट चुका है, 1/4 R1 इज इक्वल टू 1/2 R2 हो गया ना। सो व्हाट वुड यू गेट, जो भी है R1/R2 इज व्हाट, R1/R2 कितना आ रहा है 1/2, R1/R2 1/2 आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। वही यहां तो एक मैंने तुमको क्या किया है, R1 R2 नहीं दिया है, ये जीपी दे दिया है, कॉमन रेशियो हाफ है। मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता हूं, ये और ये दे दूंगा और ये रेशियो पूछूंगा या वोल्टेज पूछूंगा, ठीक, ये भी हो सकता है। ठीक, उसी तरह से ये सब कुछ तो पेज 151 पे मिलेगा, नोट्स के, नोट्स तुम्हारे रेफरेंस के लिए है। तो अगर तुम कुछ भूल जाओगे, कुछ तुमको समझ में नहीं आएगा बाद में, तो तुम मुझे जब फोन करोगे या बताओगे, तुम सिर्फ मुझे पेज नंबर बता सकते हो, किस पेज पे तुमको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं तुम्हें उस पेज को एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है मुझे। ठीक है, जितना अब ये देखो, एक क्वेश्चन है जो तुमको बताया था स्केलिंग का, स्केलिंग का क्या होता है क्वेश्चन, वो क्या है, देखो स्केलिंग का क्वेश्चन ये है कि ये एक इस तरह से है, आई थिंक यही है, ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने बनाया है तुम्हारे लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आई हैव क्रिएटेड सो दैट द डेटा इज सेट एंड वी आर गेटिंग सम गुड इंटीजर आंसर्स। √3 √2 ये सब पसंद नहीं है, जो क्वेश्चन मैंने थोड़ा टाइम देके बनाया है उसमें मैंने डेटा सेट कर दिया है ताकि आंसर मेरा कुछ ऐसा आ जाए। ये है 3, ये है 2, ये है 3, ये है 2, 3 ओम 2 ओम, इसको कर दिया 3/2,
इसको कर दिया 2/2, इसको कर दिया 3/4, इसको कर दिया 1/2 एंड अप टू इनफाइनाइट। आपसे पूछा गया है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, इनफाइनाइट टर्म से। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे मान लेते हैं लेट R across AB is X, let us suppose R across AB is X। तो जब तुम A डैश B डैश पे आओगे, जब तुम A डैश B डैश पे आओगे, इसको काट दोगे, इस पोर्शन को हटा दोगे, इन दोनों को हटा दोगे, इसको तुम क्या करोगे, डिलीट कर दोगे, तो तुम क्या देखोगे, सब कुछ तो वैसा ही है, सिर्फ एक फर्क है, हर रेसिस्टेंस 2 से डिवाइड हो गया है। यहां पहले कितना था 3, अब यहां पहले कितना है 3/2, यहां कितना था 2, यहां कितना है 2/2। इसके बाद जब तुम ए और बी से देख रहे थे, नेक्स्ट कितना था 3/2, अब यहां से जब देखोगे नेक्स्ट कितना है 3/4, यहां से नेक्स्ट कितना था 1, यहां से नेक्स्ट कितना है 1/2। तो जब तुम हर रेजिस्टेंस को किसी भी सर्किट में, जब तुम हर रेजिस्टेंस को एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आर इक्विवेलेंट भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर तुम हर रेजिस्टेंस को एक सेम नंबर से मैग्नीफाई कर दो, हर एक को, चाहे वो 1 से कम नंबर हो या बड़ा नंबर हो, तो आर इक्विवेलेंट भी उसी नंबर से मैग्नीफाई होता है। इसका मतलब अगर ए और बी के क्रॉस रेजिस्टेंस x है, तो ए डैश और बी डैश के क्रॉस रेजिस्टेंस x/2 होना चाहिए, क्योंकि जो भी ए और बी से तुमको रेजिस्टेंस दिख रहा था वही कोरस्पॉन्डिंग यहां भी दिख रहा है, बट हर कोरस्पॉन्डिंग चीज हाफ से मल्टीप्लाई हो गया है। इसका मतलब क्या हो गया, अब तुम क्या करोगे, अब तुम क्या करोगे, यहां लोगे 3, यहां लोगे 2, ये होगा ए डैश बी, ये है ए और बी। आई टुक 30 मिनट्स टू सेट द डेटा, 30 मिनट लगा था डेटा सेट करने में कि आंसर इंटीजर है, एग्जैक्टली कोई इंटीजर है, ठीक है। यहां पे x/2 हो जाएगा। अगर ए और बी के क्रॉस x, तो ए डैश और बी डैश के क्रॉस हर चीज मैग्नीफाई हो गया है, या यू कहोगे स्केल डाउन हो गया है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब इसके क्रॉस कितना होना चाहिए, आर ए बी कितना होना चाहिए, x आना चाहिए, क्योंकि हम x माने हैं। तो ये बताओ, दिस और दिस पैरेलल हो जाएगा 2 × x/2 by 2 plus x/2, 2 × x/2 by 2 plus x/2 plus 3 is equal to x। एग्रीड? ये और ये पैरेलल, इसके साथ सीरीज, और इसके क्रॉस ए बी हमको पता है x है। यहां देखो x बाय सॉल्व करना है, कैसे करेंगे सॉल्व, ये हो जाएगा x/2 plus x/2, x/2 plus x/2 is equal to x minus 3। मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा x is equal to कैलकुलेशन मेरा, चलो देख लेते हैं, 2x minus 6 प्लस x² 2 माइनस 3x/2, यहां से आएगा x² 2 माइनस, अच्छा ये हो गया x प्लस x, हाँ x माइनस x/2 आई थिंक, माइनस x/2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कर लेना तूने भी, x² माइनस x माइनस 12 इज 0, x माइनस 4, सॉरी x प्लस 6, सॉरी x माइनस 6, क्या जी, x माइनस 4 एंड x इज इक्वल टू 4। माइनस पॉसिबल नहीं है तो 4 ओम आएगा रेसिस्टेंस, ठीक है। सो यू कैन गेट। तो ऐसा स्केलिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे स्केलिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं। कुछ स्केलिंग के क्वेश्चन इस टाइप से भी होते हैं, कुछ स्केलिंग के क्वेश्चन इस टाइप से मैं और बताऊंगा। ट्रायंगल वाले केस में, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, उसके अंदर ट्रायंगल, उसके अंदर ट्रायंगल, उसके अंदर ट्रायंगल, या स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, छोटे छोटे स्क्वायर हो रहे हैं, वेर लेंथ इज, तो वो ही बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। सो देखो, सो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, ये था इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू इनफाइनाइट ग्रिड प्रॉब्लम। इनफाइनाइट ग्रिड प्रॉब्लम वो क्या होता है, इनफाइनाइट ग्रिड प्रॉब्लम क्या होता है वो समझो।
नेक्स्ट क्लास में सब लोग इरोडोव लेके बैठोगे। वैसे मैं आज तुम लोग को होमवर्क दूंगा। इरोडोव क्वेश्चन से बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सब बना सकते हो तुम लोग, ठीक है। देखो इनफाइनाइट ग्रिड प्रॉब्लम, इनफाइनाइट ग्रिड प्रॉब्लम। मैं तुमको एक लॉ नहीं बताया, वो है करंट डेंसिटी वाला लॉ जो होता है, वो मैंने रखा हुआ है, लास्ट में बताऊंगा। कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें मैंने क्लास में एक्सप्लेन नहीं की, वो नोट्स में लिखा हुआ है, वो मैं बता दूंगा तुम लोगों को कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, देख लेना। इनफाइनाइट ग्रिड प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है, ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। क्या होता है, मान लो मेरे पास एक वायर मेश है, एक जाला होता है जैसे, जैसे चाय का जो होता है छन्नी टाइप का, या फिर जो खिड़की में लगा हुआ रहता है वो जाला लगा होता है मेटल का, उस टाइप से है, ठीक है। इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट। तो पूछा गया है इसके और हर एक का रेजिस्टेंस है यार, ईच व्हाट इज कॉल्ड एज हैज रेजिस्टेंस आर। तुमको किसी दो पॉइंट ए और पॉइंट बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, व्हाट इज द रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, और जब तुमको बताएंगे करंट फ्लो कैसे होता है, पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, तो बताएंगे जी V इक्वल टू आई आर जो होता है ओम्स लॉ, ये स्केलर फॉर्म है, बताए थे माइक्रोस्कोपिक, ये माइक्रोस्कोपिक है, दो इंटरवल में होता है। इसका वेक्टर फॉर्म जो होता है दैट इज गोइंग टू बी E इज इक्वल टू वेक्टर E इज इक्वल टू J टाइम्स ऑफ रो। और हम वहां तो मिक्स करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसको कैसे एक्चुअली में ये फ्लो होता है। होता क्या है कि जब तुम किसी दो बैटरी के टर्मिनल को अटैच करते हो, यहां से पॉजिटिव चार्ज निकलता है, यहां से नेगेटिव चार्ज निकलता है। पॉजिटिव चार्ज एक फील्ड क्रिएट करता है, जो तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हुए हो। पॉजिटिव चार्ज एक फील्ड क्रिएट करता है, नेगेटिव चार्ज एक फील्ड क्रिएट करता है। ये है वेक्टर फॉर्म, और ये एक पॉइंट पे लगता है। किस पे लगता है, एक पॉइंट पे। यहाँ इंटरवल नहीं चाहिए, एक पर्टिकुलर एक्स पोजीशन पे ये लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लास्ट के लिए बचा के रखे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं एससी वर्मा वैसी वर्मा सब निकल जाए, सब बन जाए, ये बुक वुक सब बन जाए। ये तो स्पेशल जिसमें हम ज़्यादा रिसर्च का बताएंगे क्या होता है। तो होता क्या है कि ये जो फील्ड क्रिएट हो रहा है, दो एंड है रेजिस्टेंस का, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है। इस प्लस क्यू ने फील्ड क्रिएट किया, इस प्लस क्यू का फील्ड एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, और इस माइनस क्यू का भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। या यूं कहो, जो फील्ड होगा दोनों के बीच में, समझो अगर हम कभी एक रेजिस्टेंस लेते हैं और मान लो इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहां मान लो प्लस क्यू आ गया और यहां मान लो माइनस क्यू आ गया, तो यहां जो फील्ड होगा वो किसके कारण होगा, सिर्फ प्लस क्यू के कारण या सिर्फ माइनस क्यू के कारण, या दोनों के कारण। तो फील्ड यहां दोनों के कारण होगा, प्लस क्यू का फील्ड भी होगा, माइनस क्यू का फील्ड भी होगा। तो प्लस क्यू का फील्ड यहां से यहां तक एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, और माइनस क्यू का भी यहां से यहां एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। इसीलिए जो यहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो प्लस क्यू या माइनस क्यू का जो फील्ड होता है उसका डबल होता है। यहां से अगर सिर्फ प्लस क्यू का पोटेंशियल ले रहे हो, यहां से यहां देखो, जो फील्ड यहां से यहां तक प्लस क्यू बनाएगा वही माइनस क्यू भी बनाएगा। ये बात और है कि यहां पे जब पास में रहोगे, या यूं कहो कि जो नेट फील्ड होगा वो प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों का होगा, और यहां अगर प्लस क्यू कोई फील्ड बना रहा है, उसी मैग्नीट्यूड का फील्ड यहाँ माइनस क्यू भी बनाएगा। वो देखेंगे, हम सब कुछ डिराइव करेंगे। तो हम क्या करते हैं, प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, प्लस क्यू के कारण, और माइनस क्यू के कारण निकाल लेते हैं। इस पे आईआईटी मेंस में बहुत अच्छा पैसेज आया था। पैसेज कुछ नहीं था, बट वो नया था। नया क्यों था, क्योंकि इस पे बेस्ड था, बताएंगे जिस दिन पढ़ाएंगे। तो प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, माइनस क्यू के कारण निकालो, और दोनों को सुपर इम्पोज कर दो। मान लो इसके कारण 10 वोल्ट है और माइनस क्यू के कारण भी 10 वोल्ट। अगर प्लस क्यू का फील्ड
अकेले पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट बनाता और -2 का भी 10 वोल्ट बनाता तो टोटल होगा 20 वोल्ट। ये 20 वोल्ट होता है। हमको उससे मतलब नहीं, अभी तुमको प्रोसेस बता रहे हैं वो तुम समझ लो। इनफाइनाइट ग्रिड प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं, तुमको ए और बी में के क्रॉस निकालना है आर इक्विवेलेंट। फाइंड इनफाइनाइट ग्रिड है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। इसका तरीका यह है कि तुम एक बैटरी कनेक्ट करो। तुम क्या करो, इन दोनों के बीच में एक बैटरी कनेक्ट करो इस तरह से, जिसकी वोल्टेज कितनी हो, V हो। ठीक है। अब इस पहले ये मानो कि सिर्फ करंट आ रहा था, पहले ये मानो सिर्फ चार्ज यहां सप्लाई हो रहा था, यहां का भूल जाओ। अगर सिर्फ प्लस आई यहां एंटर करता और जाता कहां, इनफाइनाइट पे, जाता कहां, इनफाइनाइट पे। सो स्टेप 1, एज्यूम करंट आई enters at A and spreads in all direction up to infinity। तो मान लो पहले बैटरी का ये मान लो कि पॉजिटिव टर्मिनल कहां से कनेक्टेड है, इससे, और नेगेटिव टर्मिनल अर्थिंग किया हुआ है। यानी एंटर सिर्फ क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो इसको निकलना है, जब ये एंटर करेगा तो इसके लिए हर डायरेक्शन एक जैसा है, इनफाइनाइट है ना, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट, तो सब तो एक जैसा है, कोई फर्क नहीं है। ऑल द डायरेक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे I/4 यहाँ जाएगा, I/4 यहाँ जाएगा, I/4 यहाँ जाएगा, I/4 यहाँ जाएगा, बाय सिमेट्री। ये एंटर किया I, जाना कहाँ है, इनफाइनाइट पे। ग्राउंड वाला क्या है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे जाना है। एंटर तो करा दिए, ले नहीं रहे हैं, सिर्फ एंटर करा रहे हैं। तो हर डायरेक्शन कितने जाएगा, I/4। ये एक इफेक्ट है, ऑल डायरेक्शन। देयरफॉर करंट इन A to B इज व्हाट, I/4। स्टेप 2, अब क्या करो, सिर्फ करंट को खींचो। अब क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में क्या करो कि नेगेटिव टर्मिनल को यहां लगाओ, पॉजिटिव को ग्राउंडेड कर दो। यानी करंट कहां जाएगा, ग्राउंड में जाएगा, और इससे करंट खींचेगा ये। इस केस में क्या होगा, नाउ एज्यूम करंट इज विथड्रॉन फ्रॉम बी, विथड्रॉन फ्रॉम बी। पहले क्या माने थे, ओनली करंट इज सेंट एट ए, सिर्फ ए पे सेंट किया गया है, तो चारों डायरेक्शन इक्वल जाएगा। दूसरी बार क्या किया गया है, सिर्फ बी से खींचा गया है। अब क्या होगा, इधर से कितना आएगा, I/4 बाय सिमेट्री। चारों तरफ से पानी खींच रहे हो और यहां से पंप करके निकाल रहे हो, I/4 यहां, क्योंकि यहां से आई जा रहा है, तो बाय सिमेट्री I/4 हर तरफ से आएगा, विथड्रॉन फ्रॉम बी। तो इस केस में भी ए से बी जो करंट होगा, जो बी पे पहुंचेगा, वो कितना पहुंचेगा, I/4। और इस केस में जो यहां से निकला था ए से, वो कितना निकला था, I/4। यहां ए से बी गया था I/4, और यहां बी पर से निकलेगा I/4। दोनों इफेक्ट को सुपर इंपोज कर दो। इसलिए अगर दोनों होगा कि तुम भेज भी रहे हो, निकाल भी रहे हो, तो सिर्फ भेजने के कारण क्या होता, I/4 यहां जाता ए से बी, और सिर्फ निकालने के कारण क्या होगा, I/4 आता ए से बी। तो अब क्या होगा, व्हेन बोथ टेक्स प्लेस, व्हेन बोथ टेक्स प्लेस, समझो थर्ड स्टेप, व्हेन बोथ टेक्स प्लेस मीन्स तुम ए पर सेंड भी कर रहे हो और बी से निकाल भी रहे हो। दैट मीन्स क्या है, सेंट एट ए, टेकन फ्रॉम बी, सेंट एट ए एंड टेकन फ्रॉम बी। तो उस केस में दोनों इफेक्ट सुपर इंपोज हो जाएगा। इसकी वजह से कितना था, आने की वजह से ए से बी कितना गया था, I/4, और खींचने की वजह से यहां पे क्या आता, I/4, तो करंट कितना आएगा, I/2। इसका मतलब है कि जब भी यहां से तुम करंट भेजोगे I, सिर्फ भेजने की वजह से यहां होता I/4,
और सिर्फ निकालने की वजह से होता है I/4। इसमें करंट कितना जाएगा, I/2। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अब तुम्हारा सर्किट सिंप्लीफाई हो गया। क्या, अब तुम्हारा सर्किट सिंप्लीफाई। तुम क्या करोगे, ए और बी के अलावा जो भी रेसिस्टेंस है सबको एक्स मान लो। ए और बी को छोड़ के बाकी पूरे ग्रिड का कितना मान लो, एक्स मान लो। ये हो गया एक्स। ये क्या है बताओ, ये है ऑल ग्रिड एक्सेप्ट ए बी। ये क्या है, एक्स, इनफाइनाइट ग्रिड। सपोज ये एक्स क्या है, इनफाइनाइट ग्रिड माइनस ए बी। इनफाइनाइट ग्रिड में ए बी को निकाल लो तो वो रेजिस्टेंस कितना है, एक्स। और ये तो आर था ही। अब इन दोनों का अब हो क्या रहा है, जब तुम यहां एक बैटरी दे रहे हो तो ये बैटरी जब करंट आई भेज रहा है तो इसमें कितना जा रहा है, I/2। इसमें कितना जा रहा है, बाय जंक्शन लॉ I/2। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है। इसका मतलब है ये और ये रेजिस्टेंस इक्वल है, बिकॉज I/2 इंटू आर पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू I/2 इंटू एक्स। सो एक्स इक्वल टू आर। तो तुम्हारा पहला इंफॉर्मेशन आ गया, एक्स इज इक्वल टू आर। मीन्स अगर हम इस पूरे इनफाइनाइट में इन दोनों को काट लेते, अगर हम इस पूरे इनफाइनाइट में इसको मिटा देते इसको, और तब पूछते ए और बी के क्रॉस इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो क्या होता, R/2, सॉरी आर होता। तो आर होता, बाकी पूरे का इसका भी आर ही है। जितना रेजिस्टेंस ए और बी का है, इस ब्रांच का है, उतना बाकी पूरा इनफाइनाइट मिला के है। पहली बात। दूसरी बात, अगर तुमसे पूछते आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, तो क्या होगा, आर इंटू आर बाय आर प्लस आर, R/2, आर इंटू आर बाय आर प्लस आर, R/2। ठीक। तीसरा ये पूछ सकते हो, यहां करंट था, यहाँ पे I/2 जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, I/2 जाएगा। अब देखो, अगर हम इसी क्वेश्चन को चेंज करते, ये तो इरोडो का क्वेश्चन था, हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि पहली बात था, हमने इसको एक्सप्लेन किया है। मान लो क्वेश्चन इस टाइप से, कैसा, 1 2 3 4 कुछ ऐसा है। ऐसे बना हुआ है, समझ रहे हो, मतलब इसमें क्या हो रहा है, ट्रायंगुलर ब्लॉक्स बन रहे हैं। हर एक का रेजिस्टेंस आर है। पूछा है ए और बी के बीच में क्या होगा, पूछा है हर एक का रेजिस्टेंस आर है, तो ए और बी के बीच में क्या होगा। पहला स्टेप, मान लो सिर्फ करंट आता, मान लो सिर्फ करंट आता तो कितने पार्ट में बढ़ जाते, 1 2 3 4 5 6 6। अगर सिर्फ करंट एंटर करता यहां से तो यहां पे इक्वली डिवाइड हो जाता 6 पार्ट में, तो यहां कितना आता, I/6। अगर सिर्फ करंट ए पे एंटर करता तो I/6 ए से बी जाता। अगर सिर्फ बी से खींचते तो इधर से आता I/6 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 I/6, तो भी यहां से कितना आता, I/6। इसका मतलब दोनों करेंगे तो कितना होगा इसमें नेट करंट, I/3। तो इसका तुम्हें पता चल गया, अगर तुम यहां पे ऐसे बैटरी लगाते V वोल्ट का, और यहां से करंट आता I और यहां से लौटता I, तो इस A से B तक में जो करंट जाता, ड्यू टू सिर्फ एंटर करने की वजह से 1 2 3 4 5 6 I/6 गया होता, और सिर्फ विड्रॉ करने की वजह से भी यहां पे सब I/6 मर्ज होता, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि नेट हो जाएगा कितना, A से B तक I/6 प्लस I/6 I/3। इसका रेजिस्टेंस है R, इसमें करंट जाता I/3, यानी बाकी सब का मिलाकर मान लो कितना है, X है, इसमें कितना जाता, 2I/3। बाकी सबका मिला के क्या होता, 2I/3। अब तुमको पता चल गया, तो ये x कितना हो जाए बताओ, दिस इंटू दिस मस्ट इक्वल टू दिस बाय दिस, ये होना चाहिए R/2 मेरे ख्याल से। अगर तुम इस ब्रांच को खाली काट दो
तो बाकी पूरे इनफाइनाइट ग्रिड का ए और बी के क्रॉस कितना है r/2। देखो दिस इनटू दिस मस्ट बी, क्योंकि जब तुम यहां से करंट भेज रहे हो उसका I/3 यहां से पास कर रहा है, 2I/3 वहां से पास कर, बाकी सब मिला के पास कर रहा है, तो बाकी सब मिला के होना चाहिए इतना। तो ये हो गया r, तो ये हो गया r/2, बिकॉज I/3 इंटू r मस्ट बी इक्वल टू 2I/3 इंटू x। तो x हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो व्हाट इज R इक्विवेलेंट? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, so R equivalent across AB is equal to R into R/2 by R plus R/2। कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा R²/2 by 3R/2 and that is equal to what? R/3 मेरे ख्याल से ना, R/3। दिस इज द R equivalent। ये होता है इनफाइनाइट ग्रिड प्रॉब्लम। क्या होता है ये? इनफाइनाइट ग्रिड प्रॉब्लम। कोई डाउट? ठीक, नाउ देखो now we are coming to cell combination of cells, combination of real cells। ठीक है, now we are coming to combination of real cells। चलो कॉम्बिनेशन ऑफ रियल सेल्स आपके पेज नंबर 126 पे होगा, देखिएगा पूरा मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ, जो पढ़ाने जा रहा हूँ पूरा उसका नोट्स बना हुआ है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल सेल्स। अभी तक तुमने क्या किया था, क्या लिया था? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तुमने देखा था, सीरीज और पैरेलल। अब मैं क्या देखना चाह रहा हूँ? कॉम्बिनेशन ऑफ रियल सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रियल सेल्स हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, सो वी आर कमिंग टू कॉम्बिनेशन ऑफ रियल सेल्स। रियल मीन्स उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है। रियल सेल्स का मतलब होता है जिसमें ईएमएफ भी हो और इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो। ठीक है, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो और ईएमएफ भी हो। पहले हम ले रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या ले रहे हैं हम लोग? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, हम पहले ले रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लो मेरे पास एक या उससे ज्यादा सेल है, तो हम क्या करते थे? तुम ये बताओ कि जब हम ये निकाले थे, क्या निकाले थे? जब हम निकाले थे R इक्विवेलेंट, तो क्या करते थे हम? R इक्विवेलेंट निकालने क्या करते थे? जैसे सीरीज में है, रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है, R इक्विवेलेंट निकालने हम क्या करते थे? एक बैटरी कनेक्ट कर देते थे। R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम उस पॉइंट ए और बी के क्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर देते थे। ई इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करेंगे? एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। बैटरी में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस में बैटरी कनेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस में बैटरी कनेक्ट किए थे, बैटरी के लिए एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। देखो कैसे। मान लो मेरे पास एक सेल इस तरह से है। किस तरह से है? मान लो मेरे पास जो है एक सेल जो है वो मान लेते हैं इस तरह से है। एक सेल ऐसे है और दूसरा सेल ऐसे है। ठीक है, यह है E1, यह है R1। इसका ईएमएफ है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। इसका ईएमएफ है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R2। ठीक है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। हम चाहते हैं इसके बदले एक सिंगल रेजिस्टेंस, एक सिंगल ईएमएफ डाल दें। वी वांट टू रिप्लेस इट बाय E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट। We want to replace this by one cell and one internal resistance। हम इस पूरे को एक सेल बनाना चाह रहे हैं। I want to convert this whole into one cell। तो क्या करेंगे? समझ रहे हो? ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास जितना इंफॉर्मेशन है
जब तुम क्वेश्चन देखोगे तो हर क्वेश्चन देखा हुआ लगेगा। प्रीवियस ईयर या कोई भी क्वेश्चन उठा के देखोगे, हर क्वेश्चन तुमको लगेगा कि तुम्हारा पहले से किया हुआ है। कोई भी नया चीज नहीं होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टीचिंग के बाद कुछ बचता नहीं है। इट्स नॉट मैकेनिक्स जिसमें इनोवेशन होता है। ओम्स लॉ है तो है, उसको फिर कोई बदल नहीं सकता है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे क्या है, ना वेक्टर लगता है कहीं पे, ना कैलकुलस लगता है, इसीलिए और चैप्टर आसान हो जाता है। ये देखो, हमको जानना है तो क्या करेंगे। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं मान लो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लाते हैं कैपिटल आर। हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लाते हैं कैपिटल आर। क्या लाते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लाते हैं कैपिटल आर। इसको भी यही लाते हैं, यहां भी सेम चीज लाते हैं, सेम रेजिस्टेंस यहां भी लाते हैं। इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। अगर यहां सेम करंट फ्लो कर जाए, जो करंट यहां फ्लो करेगा, समझो, जो करंट यहां फ्लो करेगा, अगर वही करंट यहां भी फ्लो कर जाए तो हम कहेंगे इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब क्या है, इस रेजिस्टेंस को इसके क्रॉस लगाने से जो करंट मिला, इस रेजिस्टेंस को क्या फील होगा, इस रेजिस्टेंस से पूछोगे क्या फील होगा। मुझे क्या मतलब क्या है नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि जब मैं इसमें अटैच हुआ, ये मेरे में करंट आई फ्लो किया, तो मैं जब यहाँ अटैच हो रहा हूँ और यहाँ अटैच हो रहा हूँ, मुझे सेम करंट मिल रहा है, तो मेरे लिए तो दोनों एक जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक। अब करो, इसमें घूम जाओ, इस पूरे लूप में ए से चलते हैं, ए से चलते इस पूरे लूप में घूम जाते हैं। यहां से चले, यहां से यहां गए, प्लस E1 माइनस IR1, क्यों, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस E2 माइनस से प्लस, माइनस IR2 माइनस IR, करंट के डायरेक्शन में माइनस IR इक्वल टू 0। जहां थे वहीं पहुंच गए। यहां से आएगा I इज इक्वल टू, देखो, E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R। यहां क्या करते, यहां से यहां जाते, यहां स्टार्ट करते हैं, प्लस E इक्विवेलेंट, प्लस E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, ठीक है ना, करंट के डायरेक्शन में, प्लस E इक्विवेलेंट माइनस से प्लस, माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इज 0। यहां से आएगा I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट प्लस R। कंपेयर करो दोनों को, यहां है E1 प्लस E2, यहां है E इक्विवेलेंट, सो E इक्विवेलेंट बिकम्स E1 प्लस E2। इन दोनों को मिला दो, E1 E2, ये हो गया E इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वही है जो क्या होता था सीरीज पैरेलल में। ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो कितना है बताओ, R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2। एग्रीड। तो सिंपल, सारे ईएमएफ को जोड़ दो, सारे रेजिस्टेंस को जोड़ दो, एक बना दो। बट ध्यान रखना, रेजिस्टेंस का पोलैरिटी नहीं होता है, लेकिन इसका पोलैरिटी होता है। अगर इसको पलट देते, अगर E2 को पलट देते और E2 मान लो E1 से छोटा है, तो नेट ईएमएफ होता E1 माइनस E2। यहां क्या रहता है, माइनस। यहां साइन होगा, यहां पोलैरिटी होता है, यहां पोलैरिटी होता है, यहां प्लस और माइनस साइन, यहां पे दोनों सेम डायरेक्शन में था, इसीलिए दोनों प्लस था। इसका पोलैरिटी नहीं होता है। बैटरी को पलटने से रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, नो पोलैरिटी। इसको अगर हम जनरलाइज करना चाहें तो क्या करेंगे, इसको हम जनरलाइज करना चाहें तो क्या करेंगे, हम इसको इस तरह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ EI। E equivalent is equal to summation of EI with polarity, with polarity। R equivalent is equal to summation of RI, no polarity। ठीक है, अब समझो इस बात को।
अगर तुम्हारे पास n आइडेंटिकल सेल्स हैं, समझो, अगर तुम्हारे पास n आइडेंटिकल सेल्स हैं और तुम सबको सीरीज में लगा दोगे तो उसकी क्या होगी बताओ? इफ n आइडेंटिकल सेल्स each having EMF E and resistance R are connected in series, means ऐसे n सेल्स हैं, सबकी EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो that would become equivalent to one cell and one resistance, NE and NR हो जाएगा ना, NE and NR, E plus E plus E plus E n times, R plus R plus R plus R n times NE और NR हो जाएगा, ठीक है। Now अब अगर इनमें से किसी दो की पोलैरिटी या किसी m की पोलैरिटी बदल दी जाए, उलट दी जाए, इफ now out of n cells polarity of m cells, m is less than n, is reversed, find E equivalent and R equivalent, तो क्या होगा बताओ? अब बताओ E equivalent क्या हो जाएगा बताओ? ये n माइनस कितना 2m इंटू E और R इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये तो NR ही रहेगा। यहां 2 क्यों आ रहा है? जब तुम इसमें से किसी n सेल की पोलैरिटी को उलट दोगे तो क्या होगा देखो, जब तुम इसमें किसी आउट ऑफ n किसी m सेल की पोलैरिटी को पलट दोगे, अब तुम्हारे पास दो सेल बचेगा, एक बचेगा इस डायरेक्शन में कितने का n माइनस m इंटू ई, और एक बचेगा उल्टे डायरेक्शन में कितने का m इंटू ई बचेगा। तुमने m की पोलैरिटी पलट दी तो m वाला लेफ्ट आ रहा है, तो m टाइम्स ऑफ ई, और अब बचा कितना राइट वाला n माइनस m। अब क्या होगा, दिस माइनस दिस हो जाएगा, तो n माइनस 2m हो जाएगा। जैसे मान लो 10 सेल्स थे, 10 सेल सीरीज में था तो 10 था, तुमने 2 को पलट दिया तो अब क्या हो गया, 8 फॉरवर्ड 2 बैकवर्ड, तो 6 बचेगा ना, 8 नहीं बचेगा, ठीक है। तो n माइनस 2m होता है। अब याद रखना, अगर तुम इसको, ये तो हमेशा प्लस ही हो जाएगा, अब समझो। और इसमें अगर तुम सीरीज में कोई ये लगा दोगे यार, तो होगा क्या, जिसके डायरेक्शन में करंट फ्लो कर, मान लो करंट अगर इस तरह से फ्लो कर रहा है ऐसे करके आई, इसका मतलब क्या है, कुछ सेल हैं जिनके पॉजिटिव प्लेट से करंट निकल रहा है और कुछ सेल हैं जिनके निगेटिव प्लेट से करंट निकल रहा है। यानी कुछ सेल हैं जो डिस्चार्ज हो रहे हैं, कुछ सेल हैं वो क्या हो रहे हैं, चार्ज हो रहे हैं, समझ रहे हो। जब ये इस तरह से जाएगा तो करंट की डायरेक्शन उसी में होगी, कुछ सेल के पॉजिटिव से निकलने वाले डायरेक्शन में रहेगी और कुछ में नेगेटिव सेल से निकलने वाले डायरेक्शन में होगी। इसका डिस्चार्जिंग, इसका चार्जिंग होगा। जिसमें डिस्चार्जिंग होगा तो पता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर। समझो, जिस सेल में करंट सपोर्टिव है, समझो ये E है, ये R है, अगर करंट ऐसे जा रहा था तो तुमको बताए हुए हम, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है था E माइनस आई आर, ये था ना, P साइड माइनस N साइड, P साइड माइनस N साइड, E माइनस आई आर। लेकिन जिसमें करंट उल्टा आ रहा होगा, पॉजिटिव से निकल नहीं रहा है, पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, उसमें क्या होगा, E प्लस आई आर। उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हम बताए थे उस दिन, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के 4 केसेस बताए थे, E प्लस आई आर। तो क्वेश्चन पूछता है अगर बैटरी में ये 0 है तो कितना होगा। इरोडोम में भी है, प्रीवियस ईयर में भी, सब जगह है। ये 0 दे देता है, या पूछता है किस सेल में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है,
किस सेल में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, जिसमें ई माइनस आई आर जीरो होता है, वो देखेंगे हम बाद में। ठीक, अब देखो यहां तक कोई डाउट? नोट्स भी पढ़ना और पूछना भी। अब देखो हम सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों करें, कुछ फायदा हो तब ना करेंगे, फालतू थोड़ी करेंगे। तो मान लो तुमने सीरीज कॉम्बिनेशन कर दिया, मान लो तुमने सीरीज कॉम्बिनेशन कर दिया, तो तुम्हारा आ गया इस तरह से एन ई एन आर, और तुमने यहां एक रेजिस्टेंस लगा दिया आर, तो करंट कितना मिलेगा जी? करंट मिलेगा एन ई बाय एन आर प्लस आर, ये मिलेगा ना, एन ई बाय एन आर प्लस आर। ठीक है, एन ई बाय एन आर प्लस आर। अब सोचो दो केसेस यहां हो सकते हैं। इफ एन आर, या इसको एक काम कर दो, चलो ठीक है, अगर समझो अगर आर वेरी लार्ज है, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर, उस केस में क्या होगा? ये करंट कितना आएगा? लगभग ई बाय आर, ई बाय आर आएगा ना। अगर एन आर बहुत बड़ा है तो एन आर प्लस आर कितना हो जाएगा? एन आर हो जाएगा। ये तो नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा है, तो उस केस में तुम्हारा करंट कितना आएगा? ई बाय आर। तो क्यों लगाएंगे ये ई बाय? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उल्टा लिख दिया, करेक्ट करेक्ट। मान लो ये इस तरह से है, ठीक है, हाँ ई बाय आर। तो ई बाय आर करने के लिए इतना मेहनत करने का क्या काम था? 50 बैटरी लिए, सीरीज में लगाए, फिर रेजिस्टेंस लगाए, ई बाय आर ही चाहिए था, ई बाय आर ही चाहिए था। तो सीधे क्या करते, इन दोनों का एक सेल लेते, एक सेल लेते उसको शॉर्ट सर्किट कर देते, एक सेल लेते उसको शॉर्ट सर्किट कर देते, ई बाय आर मिल जाता। तो इतना मेहनत क्यों करें? नॉट यूजफुल, यूजलेस। इसके केस में ये काम का नहीं है। अगर आर होता वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर, तो आई कितना होता? आई कितना होता? एन टाइम्स ऑफ ई बाय आर। यानी कि अगर तुम इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, तुम अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये कितना आ रहा है? ये है, अगर एक सेल, अगर एक सेल और एक, इसमें जो करंट को मिलता, समझो ये आर तो नेग्लिजिबल है, जो करंट को यहां मिलता उसका एन टाइम्स मिल रहा है, ये आर तो नेग्लिजिबल है, तो जो तुमको करंट मिलता उसका एन टाइम्स मिल रहा है, तो ये यूजफुल है। तो याद रखना, दिस इज यूजफुल बिकॉज यू आर गेटिंग करंट एन टाइम्स ऑफ करंट व्हेन ओनली वन सेल इज टेकन। तो तुम अगर ज्यादा सेल यूज कर रहे हो तो उसका कुछ बेनिफिट भी मिलना चाहिए। तो याद रखना, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत लार्ज हो इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो सेल को सीरीज में लगाने में फायदा होता है। देयरफॉर इफ आर एक्सटर्नल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर इंटरनल, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज यूजफुल या बेनिफिशियल। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में उल्टा होगा, पैरेलल में उल्टा होगा, फिर आएगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, कोई डाउट? नोट्स में है, देख लेना, समझ लो खाली। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। अक्षर कुछ पूछना है? पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या चीज?
नहीं सुनाई दे रहा है, फिर से बोलो अच्छे से। डिफरेंट ईएमएफ के सेल कनेक्ट करेंगे। डिफरेंट ईएमएफ के सेल कनेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे? हाँ ठीक है, जो क्वेश्चन आएगा सब कर देंगे। डिफरेंट ईएमएफ करेंगे तो E1 प्लस E2 लेंगे, n टाइम्स E नहीं लेंगे। चाहो तो आज की क्लास के बाद ये क्वेश्चन बना लेना। 3 पॉइंट ये क्वेश्चन देख लो। रियल सेल को कनेक्ट किया गया सीरीज में, सेल पे बेस्ड इसमें लगभग 1 2 3 4 5 मैंने क्वेश्चंस को क्लासिफाई कर लिया है एक एक सब टॉपिक में, तो बता दूंगा। जो क्वेश्चन आएगा सब बन जाएगा। देखो ये एक सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है R, एक दूसरा सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है R। E1 R1 E2 R2, ठीक है। तुमको इसके बदले एक सिंगल सेल लगाना है, तुमको इन दोनों के बदले एक सिंगल सेल लगाना है, ठीक है। तो सिंगल सेल मान लो यहां लगा देते हैं, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। दिस इज ऑल्सो आवर प्रूफ ऑफ मिलमैन थ्योरम। यही हमारा मिलमैन थ्योरम का प्रूफ भी है। तुमको याद होगा लास्ट क्लास में जब मैंने बताया था मिलमैन थ्योरम, तो बताया था कि ऐसा कोई ब्रांच हो, E1 हो, R1 हो, E2 हो, R2 हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आता है, वही हम करने जा रहे हैं। देखो कैसे हम क्या करते हैं, वही जो हमने किया था पहले। यहाँ एक बैटरी, यहाँ पे क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं ऐसे करके। मान लेते हैं यहाँ से करंट कितना आया I1, यहाँ से करंट कितना आया I2, और ये करंट कितना हो गया I, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये रेजिस्टेंस है R। हम सेम रेजिस्टेंस यहाँ भी लगाते हैं। क्या करते हैं हम, सेम रेजिस्टेंस यहाँ भी लगाते हैं। कितना वैल्यू है R, तो यहाँ भी करंट कितना होगा I। सेम रेजिस्टेंस सेम करंट, तो इसका मतलब बोले इक्विवेलेंट है। इसमें लिखते हैं इक्वेशन। एक बार हम क्या करते हैं, इसमें घूमते हैं ऊपर वाले लूप में, ऊपर आउटर रिंग रोड से होके पूरा लूप कंप्लीट करते हैं। यहां स्टार्ट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, प्लस E1, देखो प्लस E1 माइनस I1 R1 प्लस E1 माइनस I1 R1 माइनस I इंटू R इज इक्वल टू 0। देखो आउटर में घूम रहे हैं, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, प्लस E1 नेगेटिव से पॉजिटिव, करंट के डायरेक्शन में माइनस I1 R1 माइनस IR इज 0, वहीं पहुंच गए। सिमिलरली तो यहां से I1 कितना आएगा, यहां से आएगा I1 इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E1 बाय R1 प्लस I इंटू R बाय R1। सिमिलरली अगर हम नीचे वाले लूप से घूम जाए ऐसे करके, तो यहां हो जाएगा E2 प्लस E2 माइनस I2 इंटू R2 माइनस IR इज 0। यहाँ होगा E2, यहाँ होगा R2। अगर हम लोअर पाथ से घूम के ऐसे करके हम लूप कंप्लीट कर दी, यहाँ आएगा I2 इज इक्वल टू E2 बाय R2 प्लस I इंटू R बाय R2। दोनों को ऐड कर दो, I1 प्लस I2 कितना है I1 प्लस I2 इज I इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस I कॉमन R बाय IR कॉमन, बेसिकली IR कॉमन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। देखो I1 प्लस I2 इज I, दिस प्लस दिस, I कॉमन, IR कॉमन, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। यहाँ से आएगा I इज इक्वल टू, I को इस साइड ले आओ ना, यहाँ माइनस होगा ना, एक मिनट, प्लस E1 माइनस IR माइनस IR, ठीक तो है। एक मिनट, प्लस यहाँ प्लस था ना, ठीक तो था, ठीक है ना, कोई मिस्टेक है इधर,
ओके ओके ओके, हाँ I1 इज इक्वल टू, हाँ यहाँ माइनस होगा ना, वही मैं सोच रहा हूँ माइनस होगा यहाँ, सही है, यहाँ माइनस होगा, सही है, ठीक है ना। आई को इस साइड ले आओ, यू वुड गेट आई इंटू 1 प्लस आर बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। आई इज इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, देखो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है, 1 प्लस R टाइम्स ऑफ 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, सही है ना, यही है। हम ऊपर नीचे 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 से डिवाइड कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू गेट E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये हो गया न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय यहाँ हमने इसको डिवाइड कर दिया इस ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस R। E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, हाँ इसे डिवाइड कर दिया, इतना हो गया। लेकिन अगर हम इस लूप में जाते तो क्या लिखते हैं, इस लूप में जाते तो हमारा आता I इज इक्वल टू, हम लिख रहे हैं डायरेक्ट E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट प्लस R, सॉरी, इसको लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट बाय 1 बाय R इक्विवेलेंट, समझ रहे हो, 1 बाय R इक्विवेलेंट को क्या लिख रहे हैं, 1 बाय R इक्विवेलेंट प्लस R। अब सोचो अगर तुम इन दोनों को कंपेयर करो, इसको और इसको, यहां पर R है, यहां भी R है, यहां E इक्विवेलेंट था, यहां पर E इक्विवेलेंट है, और यहां कितना है, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R, डायमेंशनल इक्वल टू EMF ही है। यहां देखो, यहां 1 बाय R इक्विवेलेंट था, और यहां कितना है, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, यानी कि तुम्हारा जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है, इसको कंपेयर करो, 1 और 1 एक जैसा, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये वही फॉर्मूला है जो इन दोनों रेजिस्टेंस के पैरेलल में होने पे मिलता। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कोई नया नहीं है, वही फॉर्मूला जो पहले था, सीरीज में R1 प्लस R2, पैरेलल में 1 बाय R इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। और EMF का फॉर्मूला दैट इज E1 बाय R1, इसको कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। दिस इज द EMF फॉर्मूला, अब देखो हमने इसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहा था, यहां अगर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी होता तो फर्क नहीं पड़ता है, हम इन दोनों को मिला के इंटरनल रेजिस्टेंस ही मान लेते, क्योंकि रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस है, चाहे उसका कारण इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, इट बिहेव्स एज ए रेजिस्टेंस। सो ये दोनों, इंटरनल रेजिस्टेंस इज जस्ट ए रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसी को हमने मिलमैन थ्योरम में कहा था, ये होता था पोटेंशियल डिफरेंस। तो समझो अब इसका मतलब, R इक्विवेलेंट में कुछ नहीं करना है, इसमें E1 बाय R1 समेशन ऑफ EI बाय RI बाय समेशन ऑफ 1 बाय RI, समेशन ऑफ EI बाय RI बाय समेशन ऑफ 1 बाय RI, दैट इज E इक्विवेलेंट। तो अगर हम यहाँ पे इसको हम समराइज करें या कहना चाहें तो इस तरह से करेंगे, इसको समराइज करना चाहें या कहना चाहें किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे, देखो हम कहेंगे E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ रेशियो ऑफ E बाय R बाय समेशन ऑफ 1 बाय R। यहां याद रखना EI हैज पोलैरिटी, हमारा जो ये ब्रांच था उसमें प्लस E राइट था, नीचे में प्लस E राइट है, थर्ड में प्लस E लेफ्ट है, तो उसको माइनस साइन के साथ लेंगे, रेजिस्टेंस को पोलैरिटी नहीं होता। 1 बाय R इक्विवेलेंट इज समेशन ऑफ 1 बाय RI, ठीक है। दूसरी बात, अगर n आइडेंटिकल सेल्स हैं पैरेलल में, समझो,
तो उनका ईएमएफ वही आएगा जो एक का है। इसीलिए अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन समझो, अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन अगर बिना किसी सर्किट कनेक्शन के रखा है, खाली ए और बी है, यानी कि जो तुम्हारा इस टाइप से सेल था ना कॉम्बिनेशन, एक सेल ऐसे था, दूसरा सेल ऐसे था, तीसरा सेल ऐसे था, जो भी था, जब तुमने उसका वो निकाल लिया ए और बी के क्रॉस, तो ये ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ये तो किसी से कनेक्टेड है नहीं, ये तो किसी रेजिस्टेंस से कनेक्टेड नहीं है। रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा तब तो हो जाएगा ई माइनस आई आर, लेकिन अभी जब तक ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, इसमें करंट कितना है? 0, तो इसके अक्रॉस वी बी माइनस वी ए कितना आएगा? ओपन सर्किट है ना ये ओपन सर्किट है, अभी ये किसी से कनेक्टेड तो है नहीं, ये है ई इक्विवेलेंट। यही मिलमैन थ्योरम था, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इफ एन आइडेंटिकल सेल्स आर इन पैरेलल, ईएमएफ पे कोई चेंज नहीं आता। क्यों नहीं आएगा? ई इक्विवेलेंट हो जाएगा E by R plus E by R plus E by R plus E by R n times of E by R by 1 by R plus 1 by R plus 1 by R n times of 1 by R, that is equal to E। EMF वही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। E इक्विवेलेंट वही रहेगा। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताओ? R इक्विवेलेंट becomes 1 by R equivalent is 1 by R plus 1 by R plus 1 by R n times of 1 by R, so R equivalent घट जाता है, कितना हो जाता है? R by n, यानी कि तुम्हारा ये पूरा का पूरा सेल क्या बन जाएगा? एक EMF यही रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R by n। अगर तुम ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन को किससे कनेक्ट कर दोगे? रेजिस्टेंस R से, इसमें करंट फ्लो करेगा। अच्छा ऐसे ले लो, सब में राइट लिया है, इसमें करंट फ्लो करेगा आई, करंट कितना हो जाएगा? E बाय R प्लस R बाय n। अब यहाँ दो केसेस हैं, क्या क्या है? पहला है इफ R is very very greater than R, if R is very very greater than R, ठीक, तो उस केस में I कितना हो जाएगा बताओ? E by R, यूजलेस सुहान जी, ठीक, क्यों हुआ यूजलेस? यही चाहिए था, तो इतना बड़ा नाटक करने क्या काम था? सीधे क्या करते? ई और आर को कनेक्ट कर देते, आ जाता। लेकिन अगर आर इज वेरी वेरी लेस देन आर, अगर आर बहुत ही छोटा है तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? तो उस केस में आई कितना हो जाएगा? लगभग ये हो गया नेग्लिजिबल, n टाइम्स ऑफ E बाय R। शॉर्ट सर्किट करने से या ये रेजिस्टेंस से जितना करंट मिलता है उसका n टाइम्स मिल रहा है, दिस इज यूजफुल। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन तब प्रेफर करेंगे सेल का जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा होगा, और सीरीज कॉम्बिनेशन कब करेंगे? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होगा। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा? बहुत बड़ा रहेगा, तो क्या करेंगे? प्रेफर। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा रहेगा तो सीरीज, और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा रहेगा तो क्या करेंगे? पैरेलल। सो पैरेलल इज प्रेफर्ड, पैरेलल इज यूजफुल इफ external resistance is very very less than internal resistance, if external resistance is very very less than internal resistance, ठीक है। now थर्ड है वो है मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग क्या होता है और मिक्स्ड ग्रुपिंग में कैसे उसको अरेंज करें कि सबसे मैक्सिमम करंट मिले, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आई